हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो प्यारे बच्चों। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्स। लास्ट दो लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था पॉलीमर किससे कहते हैं, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हमने पॉलीमर की क्लासिफिकेशन की ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, और सेकंड क्लासिफिकेशन हमने की है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। दिस इज रियाज वानी। स्ट्रक्चर के बुनियाद पे बेटा मैंने आपको सिखाया था हम पॉलीमर को तीन कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। एक को हम लीनियर पॉलीमर कहते हैं, दूसरे को हम ब्रांचेड चेन पॉलीमर कहते हैं, और तीसरे को हम क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर कहते हैं। जिसकी स्ट्रक्चर लीनियर होगी वो लीनियर पॉलीमर है, जिसकी स्ट्रक्चर ब्रांचेड होगी वो ब्रांचेड चेन पॉलीमर है, और जिसके लीनियर चेन के दरमियान लिंक्स होंगे उसको हम बेटा क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर कहते हैं। चलो आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा जाता है। सर क्या मतलब है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स? का मतलब क्या है सर? देखो बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब है जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके दरमियान फोर्स होता है। हमने 11th क्लास में ये पढ़ा था, वो फोर्स कभी वंडर वाल्स फोर्स भी होगा जिसको हम वीकेस्ट फोर्स कहते हैं, कभी हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा, कभी डाइपोल डाइपोल फोर्स भी होगा। इसके बुनियाद पे बेटा किस टाइप का फोर्स होगा इन चेन्स के दरमियान, पॉलीमर चेन्स के दरमियान, इसी बुनियाद पे हमने पॉलीमर को क्लासिफाई किया है 4 टाइप में। एक को हम एलास्टोमर्स कहते हैं, दूसरे को हम फिब्रस कहते हैं, तीसरे को हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं, एंड फोर्थ वन इज थर्मोसेटिंग पॉलीमर। चलो बेटा इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहला एलास्टोमर्स। एलास्टोमर्स देखो बेटा, उस पॉलीमर को हम एलास्टोमर्स कहते हैं जिसमें पॉलीमर चेन्स के दरमियान वीक फोर्स होगा। उसको हम एलास्टोमर कहते हैं जिसमें पॉलीमर चेन्स के दरमियान वीक फोर्स होगा। बेटा इस वीक फोर्स की वजह से अगर मैं इस पॉलीमर के ऊपर सिट्रस डालूंगा तो इस पॉलीमर की जो शेप है वो चेंज हो जाती है। सिट्रस, थोड़ा सिट्रस मैंने डाला इसके ऊपर, जब मैं स्मॉल सिट्रस इस पर अप्लाई करूंगा जो इस पॉलीमर की शेप है बेटा वो चेंज होती। जो ही मैंने इस सिट्रस को रिमूव किया, जब मैं इस सिट्रस को रिमूव करूंगा, रिमूव करने के बाद ये पॉलीमर है ये वापस अपनी शेप पे आ जाता है। इट रिगेन्स देयर ओरिजिनल शेप। जो इनकी ओरिजिनल शेप है बेटा ये रिगेन करते हैं, वापस आ जाते हैं। इसका मतलब है इस कैरेक्टर को हम इलास्टिक कैरेक्टर कहते हैं। जब आप किसी पॉलीमर के ऊपर स्मॉल सिट्रस अप्लाई करोगे
उसकी शेप चेंज हो जाएगी। सिट्रस रिमूव करने के बाद वो वापस अपनी पोजीशन पे आएगा। इस कैरेक्टर को हम इलास्टिक कैरेक्टर कहते हैं। इसका मतलब है बेटा, ये जो इलास्टोमर्स हैं इनमें इलास्टिक कैरेक्टर है। रियाज सर, क्या इसका मतलब है जिस तरह रबर में होता है? यस बेटा, जिस तरह रबर को हम रबर के ऊपर सिट्रस अप्लाई करते हैं, फिर सिट्रस रिमूव करने के वो वापस अपनी पोजीशन पे आता है, इसी तरह इलास्टोमर्स भी होते हैं। इसलिए इनकी एग्जाम्पल है बेटा नेचुरल रबर। ठीक है बेटा, क्या पढ़ाया? वो पॉलीमर जिनका इलास्टिक कैरेक्टर होगा रबर की तरह, यानी अगर हम इनके ऊपर सिट्रस अप्लाई करेंगे, सिट्रस रिमूव करने के बाद ये ओरिजिनल शेप रिगेन करेंगे। और इनमें पॉलीमर चेन के दरमियान वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, जिसकी वजह से अगर हम स्मॉल सिट्रस अप्लाई करेंगे इनकी शेप चेंज हो जाती है। जब हम सिट्रस रिमूव करेंगे ये वापस अपने शेप पे आ जाते हैं। बोलो बेटा, ये क्लियर हो गया? शाबाश। अब हम सेकंड पे मूव करेंगे जिसको हम फिब्रिस कहते हैं। वो पॉलीमर जिनमें पॉलीमर चेन्स के दरमियान स्ट्रांग फोर्स होगा। अब फोर्स वीक नहीं, अब स्ट्रांग है। ये फोर्स हाइड्रोजन बाण भी हो सकता है, ये फोर्स डाइपोल डाइपोल फोर्स भी हो सकता है। हाइड्रोजन बाण भी है, डाइपोल डाइपोल फोर्स भी है बेटा। हाइड्रोजन बाण पता है ना, जब हाइड्रोजन फान के साथ होगा, फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, इनके आगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। जो इनके बीच में बाण बनता है उसी को हम हाइड्रोजन बाण कहते हैं। ये हमने डिटेल में पढ़ा। या ये बाण हाइड्रोजन होगा या ये डाइपोल डाइपोल फोर्स होगा, वो तो स्ट्रांग है बेटा। स्ट्रांग फोर्स की वजह से इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होती है, इसलिए इनमें इलास्टिसिटी कम होती है। आप इनके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करोगे, फिर आप इनके ऊपर सिट्रस एक्सर्ट करोगे, ये उस तरह नहीं है जिस तरह हमने इलास्टोमर्स में किया था। इलास्टोमर्स में हम सिट्रस अप्लाई करते थे, इनकी शेप चेंज हो जाती थी, फिर सिट्रस रिमूव करते थे, ये वापस अपने शेप पे आ जाते। लेकिन ड्यू टू स्ट्रांग फोर्स जो फिब्रिस है इनमें लेस इलास्टिसिटी है। ठीक है बेटा, एक पॉइंट याद रख लेना, इनकी एग्जाम्पल है नायलॉन 66, इनकी एग्जाम्पल है डेक्रान एटसेट्रा बेटा। इलास्टोमर्स में क्या होता है, पॉलीमर चेन के दरमियान, जी बेटा बोलो, वीक फोर्स होता है। फिब्रिस में क्या होता है, चेन्स के दरमियान स्ट्रांग फोर्स होता है। इलास्टोमर्स के एग्जाम्पल है नेचुरल रबर, फिब्रिस के एग्जाम्पल है नायलॉन 66 और डेक्रान। अब हम बेटा बात करेंगे नेक्स्ट थर्मोप्लास्टिक की, लेकिन आप पहले इसको कॉपी करो, वीडियो को पॉज करो, उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे। रियाज सर, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग पॉलीमर क्या है? चलो बेटा, कॉपी किया? ओके। थर्मोसेटिंग, यहां पे में एक पॉलीमर, यहां पे पहले थर्ड है थर्मोप्लास्टिक, यहां पे थर्ड है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक बेटा, उस पॉलीमर को थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कहते हैं जिसमें न फोर्स उतना वीक होगा
जितना एलास्टोमर में था, और ना ही फोर्स उतना स्ट्रांग होगा जितना फिब्रिस में था। यानी थर्मोप्लास्टिक ऐसे हैं जिनमें फोर्स बिटवीन होता है किनके दरमियान, एलास्टोमर्स के दरमियान और फिब्रिस के दरमियान। बेटा इसको नोट करो, दीज आर द पॉलीमर्स in which intermolecular forces of attraction are neither very strong nor very weak, and there are no cross links between the chains, एंड देयर आर नो क्रॉस लिंक्स बिटवीन द चेन। एक पॉइंट याद रख लेना बेटा, इन चेन्स के दरमियान कोई क्रॉस लिंक नहीं होते। इन्हीं मोनोमर के दरमियान यहाँ पे जो फोर्स होगा वो न ज़्यादा स्ट्रांग होता है और ना ही ज़्यादा वीक होता है। एक पॉइंट और याद रखें जो इम्पॉर्टेंट है, ये ऐसे पॉलीमर हैं जो हीटिंग के बाद, हीट करने के बाद ये सॉफ्ट बन जाते हैं। वो पॉलीमर जो हीटिंग के बाद सॉफ्ट बनेंगे उन पॉलीमर्स को हम थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स कहते हैं। इस पॉइंट को भी नोट करो, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स सॉफ्टन ऑन हीटिंग, ठीक है, और कूल करने के बाद, जब हम कूल करेंगे, कूलिंग करेंगे बेटा, तब ये रिजिड बन जाते हैं। हीटिंग के बाद ये सॉफ्ट बन जाते हैं और कूलिंग के बाद ये रिजिड बन जाते हैं, एंड बिकम रिजिड ऑन कूलिंग, एंड बिकम रिजिड ऑन कूलिंग। फॉर एग्जाम्पल, इनकी एग्जाम्पल है पॉलीइथाइलीन, इनकी एग्जाम्पल है पॉलीस्टाइरीन, पॉलीइथाइलीन, पॉलीस्टाइरीन। चलो बेटा, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर वो पॉलीमर हैं जिनमें न ज़्यादा फोर्स स्ट्रांग होता है ना ही वीक होता है। जितना वीक एलास्टोमर्स में था उतना वीक नहीं है, जितना स्ट्रांग फिब्रिस में था उतना स्ट्रांग नहीं है, और इनमें फोर्स बिटवीन होता है। ये ऐसे पॉलीमर होते हैं जो हीट करने के बाद सॉफ्ट बन जाते हैं और कूल करने के बाद रिजिड बन जाते हैं। इनकी एग्जाम्पल हैं पॉलीइथाइलीन, इनकी एग्जाम्पल हैं पॉलीस्टाइरीन। अब हम लास्ट पे मूव करेंगे बेटा, जिसको हम थर्मोसेटिंग पॉलीमर कहते हैं, थर्मोसेटिंग पॉलीमर कहते हैं। थर्मोसेटिंग पॉलीमर में क्या है बेटा, एक ऐसा पॉलीमर है जो हीट करने के बाद हार्ड बन जाता है। हीटिंग के बाद इनमें परमानेंट चेंज होती है और ये हार्ड बन जाते हैं। जब आप इन पॉलीमर्स की हीटिंग करोगे, इनमें परमानेंट चेंज होती है और ये हार्ड बन जाते हैं। उन पॉलीमर्स को हम थर्मोसेटिंग पॉलीमर कहते हैं। सर ऐसा क्यों है, ये क्यों हार्ड बन जाते हैं हीट करने के बाद? बेटा क्योंकि जो इनके पॉलीमर चेन्स हैं, हीट करने के बाद उन पॉलीमर चेन्स के दरमियान लिंक्स बन जाती हैं, क्रॉस लिंक्स बन जाती हैं, इसलिए ये हार्ड बन जाते हैं। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनकी एग्जाम्पल है बेटा बैकलाइट, इसको याद रख लेना है। या मेलामीन फॉर्मल्डिहाइड रेजन भी है, आप बैकलाइट को याद रखोगे। इस वाले लेक्चर में मैंने आपको सिखाया क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बुनियाद पे हमने 4 कैटेगरी में क्लासिफाई किया।
एक को हम इलास्टोमर्स कहते हैं, दूसरे को हम फिब्रिस कहते हैं, तीसरे को हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं, एंड फोर्थ वन इज थर्मोसेटिक। जिनमें वीक फोर्स होगा वो इलास्टोमर्स है, जिनमें स्ट्रांग फोर्स होगा वो फिब्रिस है। अरे सर ये मैं बताऊंगा थर्ड वाला। जी बेटा बोले, ये सर ऐसे पॉलीमर होते हैं जो हीट करने के बाद सॉफ्ट होते हैं और कूल करने के बाद हार्ड होते हैं। इनमें न फोर्स स्ट्रांग होता न वीक होता है। सर इस वाले पॉइंट को मैं बताऊंगा, थर्मोसेटिंग को। जी बेटा बोले, ऐसे पॉलीमर हैं जिनमें हीटिंग के बाद परमानेंट चेंज होती हैं और ये हार्ड बन जाते हैं। ठीक है, इसको नोट करो। नोट करने के बाद साथ साथ में इन चीज़ों को रिवाइज करो। हम आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर ला रहे हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।